तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं लाइट इज ए फोटोन। फोटोन के बारे में बेसिक बातें, 2 बेसिक बातें बताता हूं फोटोन का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यू ऑल आर बिजी पर्सन, है ना, बेरोजगार पर्सन, बिजी हो ए वेरी बिजी स्टूडेंट राइट नाउ। तो देखिए ध्यान से, फोटोन की एनर्जी जो होती है, फोटोन इज ए पैकेज ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का पैकेज है जिसकी एनर्जी hc बाय लेमडा के बराबर होता है, नहीं तो h इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। लेमडा वेवलेंथ कहलाता है और म्यू फ्रीक्वेंसी कहलाता है बेटा। और यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं उसको। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। अंडरस्टूड। और इसके बाद हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर कोई फोटोन है तो उसका मोमेंटम भी होता है। तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन? वो h बाय वेवलेंथ के बराबर होता है, h बाय लेमडा के बराबर होता है भाई। समझ गए? पक्का। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sc बाय लेमडा और डिवाइडेड बाय c, c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई sc बाय लेमडा को वी कैन राइट एनर्जी बाय c, हम लोग इसको एनर्जी बाय c भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो ये बेसिक बातें हो गई। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन एनर्जी इज इक्वल टू sc बाय लेमडा से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू देखो कितना खतरनाक, देखो 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 एक बार देखो h की वैल्यू को पहचानो, इसको कितना खतरनाक है, खौफनाक है ना भाई। C3 इंटू 10⁸ बहुत खतरनाक। लेमडा नैनोमीटर एंगस्ट्रम में दे देता है, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? तो भाई साहब इसका एक शॉर्टकट है बेटा कि HC को 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिखा जा सकता है। ये कैलकुलेट करके लाया गया है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1240 के अप्रॉक्स आता है। और लेमडा को आपको नैनोमीटर में लेना पड़ेगा। अगर लेमडा को आप नैनोमीटर में लेते हैं तो नैनोमीटर कट जाएगा एंड यू विल गेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगा बेटा। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। सर कैसे याद रहेगा? सर कैसे याद रखें? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रे, ई की वैल्यू कितना रे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उससे याद रखा कर। ठीक है बेटा? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस बात को समझते हैं, ये है क्या चीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझते हैं आप? ये क्या फेनोमेना है? तो भाई अगर मीन्स मान लीजिए कोई एक मेटालिक सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्या ये लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाला जा सकता है। और अंदर में भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं क्या? यस, उसको भी निकाला जा सकता है। बाहर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी तुम कैसे दोगे? क्या फूंक मार के दोगे एनर्जी? कैसे दोगे एनर्जी भाई? एनर्जी सप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे एनर्जी दोगे रे? जल्दी बोलो, कैसे एनर्जी दोगे? उसको एनर्जी देने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम लोग यहां से फोटोन के रूप में उसको एनर्जी देते हैं भाई। तो बेटा हम एक हाई एनर्जेटिक फोटोन को गिराते हैं, वेवलेंथ लेमडा, फोटोन को गिराते हैं इस पे, है ना, फोटोन को गिराते हैं। अब ये फोटोन को जब हम गिराए तो हम क्या देखते हैं कि यानी कि हमने उस सरफेस को एनर्जी दे दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है।
है ना। दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बच्चे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। एंड दिस फेनोमेना ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू अ स्ट्राइकिंग ऑफ ए फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम कंसिडर करके चलते हैं बेटा कि एक फोटोन गया, एक फोटोन क्या हुआ? गया, और ये अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी 100% एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन गया और अपनी एनर्जी को 3-4 पार्ट में बांट दिया, भाई लो थोड़ा तुम भी, थोड़ा तुम भी, थोड़ा तुम भी, थोड़ा तुम भी ले लो। ऐसा नहीं होता है ना। एक एनर्जेटिक फोटोन जाएगा और वो अपने एनर्जी को, अपने इंटायर एनर्जी को, 100% एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को देगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी, अपना 100% एनर्जी दे देता है बेटा, ठीक है। अब मान लो दिस एनर्जी बिकम सफिशिएंट फॉर इजेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इफ दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट फॉर इजेक्शन देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। अरे बात बूझा रे, बूझा पक्का, ठीक है। तो बेटा तुमको भी ये समझ में आ रहा होगा कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें एक छोटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ना यार। दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। जल्दी से बेसिक डेफिनेशन जल्दी से समझ लेते हैं एक बार। तो वर्क फंक्शन क्या है भाई? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। देख इधर, मैक्सिमम लोग इसको जानते तो हैं बट गलत बोलते हैं भाई। सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगता है ना, मिनिमम एनर्जी, उसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा, क्या वो वर्क फंक्शन कहलाएगा? नहीं। वर्क फंक्शन डिफाइंड ही होता है सरफेस वाले एनर्जी को बाहर निकालने में जो एनर्जी हमें देना पड़े उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घरों में बहुत सारा कॉकरोच है ना। कोई बेड के नीचे घुसा हुआ है, कोई बाथरूम में घुसा हुआ है, कोई किचन में घुसा हुआ है, कुछ तुम्हारे पेट में घुसा हुआ है, ठीक है, और भी कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा हुआ है कुछ कॉकरोच। और एक कॉकरोच, कुछ कॉकरोच है जो कि बिल्कुल तुम्हारे एकदम एग्जिट गेट है ना तुम्हारा घर का, वहां पे है। तो बेटा बताइए किसको निकालने में कम एनर्जी खर्च होगा? जो कॉकरोच बिल्कुल तुम्हारे एग्जिट गेट के पास है, क्या उसको निकालने में एनर्जी लगेगा ही नहीं भाई? अरे उसको एनर्जी लगेगा ही नहीं, उसको तो तुरंत तुम भगा दोगे, एकदम भगा दोगे एकदम। तो गेट से कॉकरोच को बाहर भगाने में जो एनर्जी लगेगा ना, वही वर्क फंक्शन है। समझ में आ रही है बात? वही वर्क फंक्शन है बेटा। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम अंदर वाले कॉकरोच को बाहर करें, करके देख लेना एक दिन संडे को, वो भी ढीठ है, नहीं बाहर निकलता है। यू रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, बहुत सारा। पहले तो गेट तक लाने में बहुत एनर्जी खर्च होगा और गेट के बाहर भेजने में वर्क फंक्शन वाला एनर्जी लगेगा। समझ गए? तो वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सरफेस से बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा ना इलेक्ट्रॉन को, वो वर्क फंक्शन कहलाता है। अंदर से बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लगेगा, जाहिर सी बात है ना बेटा। जैसे कि मीन्स मान लीजिए ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसको अगर बाहर निकालिएगा, इतना मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसका एक बार कंसेप्चुअल व्यू हो गया, कैसा भी कुछ भी सवाल पूछ दे तुम फोड़ देगा पकड़ के। अगर रट गया तो फंसा लेगा एग्जामिनर, पक्का फंसा लेगा तुमसे।
ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इसको। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इजेक्ट होकर के बाहर निकल गया अगर, ठीक है, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में मुझे कितना एनर्जी लगेगा, वर्क फंक्शन एनर्जी लगेगा। और मान लो ये अंदर होता इलेक्ट्रॉन तो हम फोटोन देते, इसको पहले यहां आना पड़ता, ओहो U1 एनर्जी लग गया। अब यहां से फिर से वर्क फंक्शन एनर्जी लगता तब बाहर निकलता, है ना बेटा। तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लग जाएगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अंडरस्टूड पक्का। अब देखना ध्यान से, अगर मींस मान लो मैं बोलूं कि मेरे फोटोन की एनर्जी hc/λ है, hc/λ इज द फोटोन की एनर्जी, है ना बेटा, एनर्जी ऑफ द फोटोन। hc/λ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो गया, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन के बराबर हो गया, नहीं तो उससे ज्यादा एनर्जी हो गया, मजे मजे, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ऐसे फोटोन को हम कैसा फोटोन बोल सकते हैं, लायक फोटोन बोल सकते हैं, है ना। बस ये ऐसा कोई नाम नहीं होता, ऐसे ही है ना, लायक फोटोन बोल सकते हैं, लायक है, इजेक्शन करवाने के लायक है, इसलिए लायक फोटोन बोल सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। अगर मींस मान लो बेटा hc/λ की वैल्यू लेस देन वर्क फंक्शन हो गया, लो तो एनर्जी दिया बट वो जितना इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उससे कम एनर्जी दे दिया तुम, क्या इजेक्शन हो पाएगा यार, नो इजेक्शन, नो इजेक्शन। ये तुम्हारे जैसा फोटोन है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा नालायक फोटोन है। अरे सर ये क्या बात कर दी आप, है ना, नालायक फोटोन है, क्लियर नहीं तुम्हारे सर ही, ओके वेरी गुड, समझ गए बेटा। यहां पे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टेकिंग प्लेस, हियर द इजेक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। अच्छा एक बात बताना, एक मजे की बात मैं बताता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाता है, मैं बता रहा हूं असर्शन रीजन में पक्का आ रहा है ये, कभी भी असर्शन रीजन में पूछेगा तुमको, असर्शन रीजन का सवाल पक्का जेईई मेन ऐसा कभी भी पूछ सकता है आपसे कि एक मेटल का सीट है, मान लीजिए इस पे मैंने लाइक फोटोन गिरा दिया, लाइक फोटॉन्स मैंने गिरा दिया, मतलब दे आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। और मान लो इसमें मैंने 1000 लाइक फोटॉन गिरा दिया, 1000, ठीक है, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, है ना बेटा। तो n की वैल्यू क्या होगी जी, बताइए जी, n की वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी या फार लेस देन 1000 होगी या ग्रेटर देन 1000 होगी, क्या होगी, क्या होगी, मैक्सिमम लोग बोल रहा है 1000 होगी, एज एक्सपेक्टेड। मैं बता रहा हूं बेटा ये पक्का जेईई मेन में आएगा, असर्शन रीजन कभी ना कभी पूछ सकता है तुमसे। जब ऐसा देखा गया ना बेटा, तो आप जैसा 1000 बोल रहे हो बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या आता है, बी लेस देन 1000, 1000 से काफी कम, 4-5 फोटो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाता है एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ रहा है बात, 4 से 5% फोटो इलेक्ट्रॉन्स मात्र रिजेक्शन कर पाता है। सर काहे, सर काहे, ये लाइक किस बात का लाइक फिर, अरे तो जितने भी फोटो, समझो इसको, जितने भी फोटोन्स तूने इस पे गिराया सबके सब लाइक था, लेकिन सारा फोटोन सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर जाए, ये जरूरी है का, जरूरी है का जी, नहीं है जरूरी, है ना। मेनी फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द इनर इलेक्ट्रॉन बेटा, मेनी फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द इनर इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसकी पूरी एनर्जी यहीं तक आने में खर्च हो जाता है, ये इजेक्शन करवा ही नहीं पाता है। तो मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लैटिस
एंड इजेक्शन ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो जाएगा पक्का 100%। सो इसकी वैल्यू काफी कम होती है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ असर्शन रीजन। अंडरस्टैंड, ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, बस थोड़ी देर और देख ले, थोड़ी देर और देख ले। तू देख इधर, ये मान ले मेटल प्लेट है और मान ले फोटोनमा को मैंने गिरा दिया। कैसा फोटोन गिरा रहे जी? नालायक क्यों गिराएंगे जी, लायक ही गिराएंगे जी। नालायक फोटोन क्यों गिराएंगे हम पागल के जैसा? लायक फोटोन गिरा रहे हैं, है ना। तो इजेक्शन तो पक्का होगा, ठीक है बेटा, इजेक्शन तो पक्का होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो मैंने कितनी एनर्जी इस पे गिराया? Sc/λ एनर्जी गिराया यार। और कितना एनर्जी खर्च हो गया? बोलो कितना एनर्जी खर्च हो गया? वर्क फंक्शन एनर्जी खर्च हो गया। खर्च, ये इन्वेस्ट हो गया, खर्च हो गया। क्यों खर्च हुआ? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया। पक्का समझा? ठीक है बेटा, ठीक है। ये है क्या? ये Sc/λ टोटल एनर्जी हमने दिया और इतना खर्च हो गया, तो ये बचा हुआ एनर्जी है। बचा हुआ एनर्जी किस फॉर्मेट में होगा? बोलो जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में होगा, काइनेटिक एनर्जी। बट बेटा ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना। ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। सर काहे सर, काहे सर, बता दो सर, काहे सर? क्योंकि हो सकता है ये फोटोन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर गया होगा और कुछ एनर्जी इसको सरफेस पे लाने में खर्च हो गया होगा। तब जो काइनेटिक एनर्जी जो बचेगा बाहर निकालने के बाद, वो इससे तो कम होगा ना यार, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का है जो बिल्कुल सरफेस से बाहर निकला है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे? पक्का है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू Sc/λ माइनस वर्क फंक्शन होता है। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा Sc/λ को हम hμ भी लिख सकते हैं, माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। बुझ गए रे? पक्का 100%। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है ना यहां तक? अब देखो थोड़ा सा, 2 डेफिनेशन, ओनली 2 डेफिनेशन, इजी वाला, और उससे सवाल 2024 में पूछा गया। देखो 2 डेफिनेशन, मात्र 2 डेफिनेशन। एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब ये क्या है बताइए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर, है ना बेटा। और इसको तूने क्या किया? Sc/λ से कंपेयर कर दिया। तो दिस इज λ0 इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख बेटा ध्यान से सुन, अगर वेवलेंथ की वैल्यू काफी ज्यादा ले लें तो एनर्जी की वैल्यू कम जाएगा। एनर्जी की वैल्यू कम जाने से वो नालायक भी हो सकता है। पक्की बात, नालायक भी हो सकता है यार। तो फाई को मैंने Sc/λ0 ले लिया। λ0 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं जी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 होता है, विच इज इक्वल टू Sc बाय वर्क फंक्शन के बराबर होगा। रट्टा मत मारिए, वर्क फंक्शन को Sc/λ0 कर दीजिएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा। इसी को अगर मैं h इंटू फ्रीक्वेंसी नोट कर दूं तो इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस हो गया यार,
है ना, इसको ध्यान रखना है। तो दो चीजें ध्यान रखना है हमें, एक ये, एक काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, बस ये दो बातें ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना। तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए 2024 का सवाल, भाई शर्मा गए हम। 2024 में पूछा गया है सवाल, पढ़ो एक बार क्या पूछा। डायरेक्ट डाटा को उसने यूज किया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जहां स्पैमर दिखे आग लगा दो, खट 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 खट, खूब आग लगाओ, इतना आग लगाओ जल जाए, भस्म हो जाए एकदम, है ना। ये हुई ना बात। चलो वेरी गुड। तो बेटा क्या होगा आंसर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल कुछ वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन दे दिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट में पूछ दिया आपसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि हमें एसआई में लेके चलना है बेटा। तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करने से हो जाता है, अभी जस्ट एकदम बताया यार। इज इक्वल टू क्या कर देगा, स्मार्ट कैलकुलेशन करना चाहिए हमें। इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को क्या लिखते हो तुम, h इंटू म्यू नॉट लिखते हो, यही तो होता है यार। h की वैल्यू हम लोग जानते हैं जी, जानते हैं h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। खट 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 कटा, देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन दिया था। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻34 है ना बेटा। देख लो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है भाई, कौन सा आंसर है 15। मेरे ख्याल से कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, फटाफट चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। मुझे एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है तुम्हारे चैट बॉक्स में, रियली मतलब अगर शायद वो हो तो अमोद वर्मा, ही इज राइट नाउ इन आईआईटी कानपुर। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट, नेक्स्ट सवाल देखो 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 क्या सवाल पूछा यार, एकदम बेशर्म वाला सवाल है कि नहीं, बताओ। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट लाइट 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, जिसका कि वर्क फंक्शन 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछा है। सोचो क्या पूछ दिया ये भाई, थोड़ा तो कुछ करवा लेता। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू कितना एनर्जी हमने इंसिडेंट करवाया माइनस इतना एनर्जी यूटिलाइज हुआ, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, है ना, कोई जरूरत था बेटा पेन उठाने का, कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप बी टिक मार सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा है जेई मेन, और मैं बता रहा हूं अगेन पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, अगेन पूछेगा पक्का ऐसा सवाल, वापस एक बार पूछेगा जेई मेन, पूछेगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है और पूछता रहेगा, अच्छा सवाल। लेकिन आप कर लोगे, अगर ट्राई मारो तो कर लोगे। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है बेटा, ठीक ठाक क्वेश्चन। क्या कह रहा है ढंग से पढ़िए और अच्छे से समझिए सवालों को। कह रहे क्या K1 एंड K2 be the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when two monochromatic beam wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on metal surface. Lambda 1 is equal to thrice of lambda 2 then ऐसे करके पढ़ता है ना तो कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे सवाल पढ़ा जाता है। हट देखे lambda 1 जब हम इंसिडेंट करवाए
है ना बेटा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम K1 था। तो बताइए क्या इक्वेशन लिखेंगे, प्लीज बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन होता है सर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां 2 इक्वेशन बनेगा, देखिएगा। अब क्या बोल रहा है, जब हम λ2 इंसिडेंट करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम K2 हो जाएगा। तो K2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, SC/λ2 माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहां पे एक रिश्ता दिया हुआ है λ1 λ2 में, तो चलो इस रिश्ते को यूज कर लो भाई। तो क्या करोगे, λ1 को काट दो और λ1 के जगह पे क्या रख दोगे, थ्राइस ऑफ λ2 रख दो। थ्राइस ऑफ λ2 रख दो रे। अब क्या करें सर, अब क्या करें बता दो भाई। अब देखो इस दोनों इक्वेशन में से हमें काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता चाहिए। किस में रिश्ता चाहिए तुमको, काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता चाहिए। तो ये SC/λ वाले टर्म को ना हटा दो तो बेटर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, SC/λ2 को क्या मैं K2 + 5 लिख सकता हूं। यस सर, बिंदास लिखो सर। इसकी वैल्यू चलिए उधर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो K1 = 1/3 इंटू K2 + 5 माइनस 5 के बराबर। तो K1 = K2/3 प्लस 5/3 माइनस 5 इज -2 5/3। तो बेटा K2/3 की वैल्यू कितना आ गया बोलिए, K1 + 2 5/3 के बराबर आ गया। यानी कि बेटा आप ध्यान से सुनना, देखना ये इसमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है। क्या K2/3 K1 के बराबर है, नहीं भाई। K1 में कुछ ऐड करने से K2/3 आ रहा है। हाँ, मतलब K2/3 जो है, K2/3 की वैल्यू ग्रेटर देन K1 है, ये तो फिक्स है। अरे K1 से तो ये ज्यादा है ना यार, तभी तो K1 में कुछ जोड़े हो तब ये आया है। हाँ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऐसा जब भी सवाल आए, राइट टू इक्वेशन, 2 इक्वेशन लिखिए और जस्ट एक टर्म को एलिमिनेट मार दीजिए बेटा, उसमें पुट कर दीजिए, खुद रिश्ता दिख जाता है, खुद आपको रिलेशन दिखेगा। और नहीं तो एक और उपाय मैं बता रहा हूं, टेक द वैल्यूज। λ2 को मान लो कुछ कि λ2 को मान लो 300 नैनोमीटर, तो λ1 900 नैनोमीटर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्क फंक्शन भी मान लो तुम। हाँ रे, वर्क फंक्शन भी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंपेयर करके देख लो। अगर नहीं कुछ क्लिक कर रहा है तो वो करो, बट वो लेंदियर और ज्यादा होगा, है ना। यही बेस्ट मेथड है, इसलिए अच्छा सवाल में से आता है बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर जो है ना 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला दिखा दिया तुमको मैंने, अरे दिखा दिया काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पहला प्रोफाइल। इस चैप्टर का ये जेईई मेन का पहला प्यार था। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पेज जो है, ये जेईई मेन का फर्स्ट प्यार था इस चैप्टर से। इस चैप्टर का पहला प्यार ये था। इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 2 ही प्यार होता है। चैप्टर छोटा है, 2 ही प्यार काफी है उसके लिए, है ना। हमेशा बहुत सारा प्यार भी करना भी नहीं चाहिए, तुम भी मत करना, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरा प्यार, सेकंड प्यार, जेईई मेन का सेकंड प्यार भाई। और मैं बता रहा हूं इससे बहुत सवाल आता है बेटा, बहुत सवाल, ज्यादातर इसी दोनों से। 90% टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड आइदर फ्रॉम दैट सेक्शन और फ्रॉम दिस सेक्शन। यही 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तुम पढ़ लो कुछ भी, बहुत सारा 90% टाइम्स इसी से सवाल आया है।
और 10% टाइम्स कहां से आया सर, वो भी पढ़ लेंगे आगे, रुक जाओ 10% का नंबर तो बाद में आएगा ना रे, पहले 90% वाला को देखेंगे, पहले 10% वाला को देखेंगे, है ना। चलिए बेटा, तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये मेटल प्लेट है है ना, मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट पे आप लाइक फोटोन गिरा रहे हैं, लाइक फोटॉन्स इस मेटल प्लेट पे आप गिरा रहे हैं मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, वाह वाह वाह, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा। क्या इजेक्ट करने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी हो सकता है यार, तो काइनेटिक एनर्जी होगा तो यानी कि इधर जाएगा। अब तो सोचना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो मैं बोलूंगा करंट इधर फ्लो कर गया, देयर इज ए करंट इन दिस डायरेक्शन एंड सच करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। ऐसे करंट को क्या कहते हैं बच्चे, फोटो करंट के नाम से जानते हैं, है ना। सच करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। क्लियर है, क्लियर। तो मीन्स यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा और बाहर निकलेगा, इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, इजेक्ट होकर के जाने लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोटो करंट उल्टा डायरेक्शन में चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में फोटो करंट दौड़ता है, करंट दौड़ता है, उसको फोटो करंट बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप करना चाहूं तो मैं जल जाऊंगा भाई, बंद कर दे, अच्छा नहीं चालू रहा, है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं स्टॉप करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। हमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है ना, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, है ना। हाँ जी हाँ, हमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो कैसे इधर हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और इधर हमको निगेटिव रखना पड़ेगा, या इधर पॉजिटिव या इधर निगेटिव रखना पड़ेगा, बताइए सोच समझ के। तो भाई अगर मान लो, तुम देखो बहुत सिंपल है सोचना, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा था, इधर जा रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तभी तो डिसेलरेट करेगा। तो बेटा हमको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव। इसको कैथोड बना देते हैं हम लोग, एंड इस टर्मिनल को हम क्या करते हैं, एनोड बना देते हैं, एंड वी ऐड अ बैटरी लाइक दिस। हम इस तरीके से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, है ना बेटा। और द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस be required to stop ejected electron is called a stopping potential। उसी वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं बेटा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है देखिए, तो देखिए E इंटू वी एस, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, E इंटू वी एस, वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होती है, यानी कि SC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। हम इसके बराबर इसलिए करते हैं कि अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नलीफाई कर दिया तो सबको नलीफाई कर देगा, सबको रोक देगा, ठीक है ना। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला देखो, मैं बहुत ज्यादा रटने के लिए नहीं बोलूंगा, सीधे याद रखो, E इंटू वी एस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना बेटा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं हम आपको। मान लीजिए कि एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इस पे कोई लाइट गिर रहा है, मान लो, देखो रे देखो, यू लाइट गिर रहा है और इसके वेवलेंथ की वैल्यू 310 नैनोमीटर है, मान ले।
पूछेगा बता स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, बता स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे भाई कितना है, कैसे करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे बताओ? तो यार सबसे पहले मुझे इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज इट्स एनर्जी? इसकी एनर्जी क्या है बताइए फटाफट। एनर्जी है Sc बाय लैम्डा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये नहीं कि H की वैल्यू पुट कर रहे हैं, C की वैल्यू पुट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 310 नैनोमीटर। नैनोमीटर ने नैनोमीटर को धोया, इसने इसको धोया, 4 आया। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम दिए थे। तो E इंटू VS की वैल्यू क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। बोल बेटा कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा? 4 माइनस 1.2, 4 माइनस 1.2 क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से E कट गया जी, तो ये कितना आ गया जी बताइए जी? 2.8 वोल्ट के बराबर आ गया, है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2.8 वोल्ट। इट्स सो सिंपल। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना जानते हो तुम, उसको बस E इंटू VS कर दो। VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे कि हम उस फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक सके। इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हो गया भाई, आंसर आ गया भाई। पक्का जी, पक्का जी। चलिए अब जेईई मेन देखिए। जेईई मेन 2024 में सवाल पूछा है, फटाफट आप सोच करके बताइए, आप खुद बता देंगे कि क्या होगा आंसर। A stopping potential in context of photoelectric effect depends on following property of incident electromagnetic radiation। भाई क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बोलो? अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू VS की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब H इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। ये Sc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं बेटा, इसको H इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है जी। पक्का रे? चल देख इधर। तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड किया? H बाई E इंटू V माइनस फाइव बाई E पे। किस पे डिपेंड किया बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, एम्पलीट्यूड, फेज, ना ना ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यस वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ना? उस सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जेईई मेन पूछ चुका है इस टाइप का भी सवाल। कैसे करेंगे? इस टाइप का सवाल फिर से आएगा। मैं जैसा कि बताया, ये दूसरा प्यार है जेईई मेन का इस चैप्टर से, इस टॉपिक का दूसरा प्यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा प्यार है ये। पहला प्यार था सिंपल काइनेटिक एनर्जी मैक्स Sc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होता है ना? और दूसरा प्यार क्या है भाई? दूसरा प्यार हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है सर? एक और फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। उसी को E इंटू V लिख देंगे, E इंटू VS लिख देंगे। VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे जानवर लोग, VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए बताइए क्या कर रहे हैं। देखिए, तो वेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन लैम्डा, अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। क्या हम यहां से लेके यहां तक पढ़े? नहीं नहीं नहीं, अभी इसके बाद इक्वेशन बना लो। अरे एक अच्छे बच्चे की तरह करो बिहेव, जंगली के जैसा मत बिहेव करो रे। E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है बताओ? Hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा वेवलेंथ गिरा था, लैम्डा वेवलेंथ लिख दिया। अब क्या कर रहा है देखो, इफ द सेम सरफेस, सरफेस सेम है मतलब वर्क फंक्शन सेम लेना है।
इल्यूमिनेटेड विथ द रेडिएशन ऑफ ट्वाइस लेमडा, बेटा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो गया। कब जी? जब वेवलेंथ को 2 लेमडा कर दिया तब। आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू, बहुत अच्छी बात। क्या पूछा आपसे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू, यानी कि बेटा आपको लेमडा के टर्म में आंसर आएगा, यानी कि ये वाले टर्म को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ? सिंपल है भाई, इसको 4 को ना इधर भेज दो, तू उधर जा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अरे जस्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, ये कट जाएगा भाई। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या आएगा भाई बोल? 0 इज इक्वल टू -SC बाई लेमडा। ये तू देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। +3 फाई के बराबर आ गया है ना। तो फाई की वैल्यू यहां से कितना आ गया? HC/3 लेमडा के बराबर, HC/3 लेमडा के बराबर है ना। और ये हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए SC/λ0 इसको लिखा जाता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो λ0 की वैल्यू सीधे आपको 3 लेमडा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो λ0 की वैल्यू 3 लेमडा हो जाएगा बेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता रहा हूं ये भी एक अच्छा सवाल था, आप घबराएं नहीं। ये जेईई मेन पर्सपेक्टिव से उतना भी घटिया क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक सवाल था। जेईई मेन पर्सपेक्टिव से देखे तो अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? फटाफट, है ना। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए, अब इसी में हम पढ़ते हैं। अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखो रे देखो कि ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो भाई सबसे पहले देखो ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला बोलो। बहुत सिंपल होता है बेटा, और ये भी आता है, इससे भी पूछता है। क्या सर ये जेईई मेन का प्यार है? ना ना ना, प्यार तो 2 ही था, बस वही दोनों है। और ये तो उसी का पार्ट है, जस्ट एक ग्राफ बना दिया तो, और क्या, तो टॉपिक थोड़ी बदला है, वही उसी का पार्ट है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है बताइए? H इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। अगर मुझे कोई बोले कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, कैसे ग्राफ बनाओगे बताओ? कैसे बनाओगे रे ग्राफ? कैसे ग्राफ बनाओगे भाई साहब? कैसे बनाइएगा ग्राफ? इसको y एक्सिस पे रखा गया, इसको x एक्सिस पे रखा गया है। तो भाई ये y है, ये x है, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप कितना बताइए? y। म्यू क्या है? x। अरे तो स्लोप क्या है? स्लोप इज प्लैंक कांस्टेंट। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। और ये निगेटिव इंटरसेप्ट दिख रहा है तुमको, यानी कि ऐसा कुछ कर्व आएगा। सर नीचे ड्रॉ करो ना, लंबा सा लाइन, मार खाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट के बराबर, मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा। हाँ, स्लोप कांस्टेंट होगा और प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। और उसके बाद बताना बेटा, ये पॉइंट के बारे में बताना। मैं बता रहा हूं इस पॉइंट से कभी सवाल आ सकता है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रे। इसी के बाद तो इजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। हेयर नो इजेक्शन इज टेकिंग प्लेस। अगर फ्रीक्वेंसी 0 से μ0 के बीच में है, नालायक फोटोन है वो, इधर वाला फोटोन लायक है ना पक्का? ये ग्राफ आ गया बेटा, ध्यान रखिएगा। उसी ढंग से अगर मुझे कहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, तो भाई एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं क्या लिखता हूं? E इंटू VS। काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं क्या लिखता हूं? E इंटू VS लिखता हूं डायरेक्ट। E को नीचे भेज दो, तो VS इज इक्वल टू H/E इंटू म्यू माइनस φ/E। बेटा इसको तूने y एक्सिस पे रखा और इसको तूने x एक्सिस पे रखा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो?
बताओ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा आएगा जी? बोलो जी बोलो। स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका स्लोप क्या होगा? ध्यान से, इसका स्लोप h/e होगा। याद रखना, h/e स्लोप कब होता है? जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाते हो। और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर बनाओगे तो क्या आएगा? प्लैंक कांस्टेंट आएगा, स्लोप की वैल्यू। अब ये रटो मत, ये इक्वेशन लिख करके वहां पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, है ना। और अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए देखिए, जेईई मेन पूछ दिया। ये 2024 का सवाल है। 2024 में एज इट इज हमारे जेईई मेन भाई साहब पूछ दिए, मुंह फाड़ के आ गए एकदम, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ है, स्लोप की वैल्यू बताइए क्या है। और ये काइनेटिक एनर्जी है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ नहीं। जब भी कंफ्यूजन हो क्या करो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लो। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है? h म्यू माइनस वर्क फंक्शन y इज इक्वल टू hx। ये x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है, हो गया। यही तो अपना स्लोप कहलाता है। अपना स्लोप कैसा हो? प्लैंक कांस्टेंट जैसा हो। प्लैंक कांस्टेंट इज द स्लोप। अंडरस्टूड है ना। चलिए, वेरी गुड, सिंपल सवाल। अब देखिए, इस बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। हालांकि मैं बता देता हूं आपको, इस चैप्टर का प्यार है क्या? ये नहीं। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्या? नहीं। कभी कभार पूछे जाते हैं क्या? यस, कभी कभार पूछे जाते हैं, है ना बेटा, कभी कभार पूछे जाते हैं। तो हमें कर लेना चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, बहुत सिंपल है, करके जाएंगे थोड़ा सा हम लोग। सर तो आएगा किससे? आएगा तो वही काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला फॉर्मूला, नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ही बात है, और हमको तो दोनों सेम लगता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को E इंटू VS लिख दो तो वही बन गया भाई लो। अरे ठीक है, चल देखिए। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि फोटो प्लेट पे, देखना ध्यान से बेटा, फोटो प्लेट पे जब आप इंसिडेंट करवाओ लाइट रे को, तो इलेक्ट्रॉन वहां बाहर निकलता है ना। इलेक्ट्रॉन वहां बाहर निकलता है। अगर तुम इस साइड को निगेटिव कर दो, इस साइड को पॉजिटिव कर दो, ध्यान देना, तब बेटा शायद स्टॉपिंग पोटेंशियल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी अचीव्ड, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के रोक दे। ऐसे सोचो, है ना बेटा। अब ध्यान से सुनना, तो द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये माइनस VS, देखना ध्यान से। द पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करे, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अरे बुझा हीरो, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो गया, यानी कि करंट चलना बंद कर दिया, चार्ज चलना बंद कर दिया, तो करंट की वैल्यू 0 हो गया, है ना बेटा। दैट टाइम करंट इज 0। ध्यान से सुन, जब हम वोल्टेज को 0 रखेंगे, हम बैटरी कनेक्ट ही नहीं करें, तो क्या होगा कालिया? तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एंड देयर विल बी सम नॉन जीरो करंट। अरे देयर विल बी सम नॉन जीरो करंट यार, कुछ नॉन जीरो करंट होगा यार। अरे हाँ रे हाँ, देख बेटा, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस VS के बराबर दे दिए तो करंट 0,
जब हम डेल्टा वी की वैल्यू 0 दिए, बैटरी कनेक्ट ही नहीं करें तो करंट फ्लो करेगा कुछ कुछ? यस। अगर मान लो बैटरी को मैं अब उल्टा कर दूं, इधर प्लस कर दूं, इधर माइनस कर दूं, और ये देखो ऐसे कर दूं, देखो ना, इधर पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो गया ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव होना मतलब बैटरी की पोलैरिटी बदल जाना। तो बैटरी अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा बोलो? अरे बैटरी अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कर जाएगा, एक्सेलरेटेड, और इधर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, मान ले यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, सोच एक सेकंड के लिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था, बाकी 90 इलेक्ट्रॉन बस निकल गया था किसी तरीके से। अब ये प्लस और माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? उस 90 इलेक्ट्रॉन को भी बोलेगा भाई तेजी से भाग, तू भी भाग, तू भी भाग तेजी से। अरे पक्की बात समझा यार? जैसे अगर तुम बैटरी नहीं लगाते हो तो यहां पे जब तुम फोटोन गिराया तो मान ले कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला था, वो तो खैर आगे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट 90 इलेक्ट्रॉन किसी ढंग से बेचारा निकल गया था, दैट हैज नॉट मच सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। बट जब इस पोलैरिटी की बैटरी आप दोगे तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मरता हुआ था वो इलेक्ट्रॉन में भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अरे बात बुझा रहे? तो जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल रहा था वो भी चलने लगेगा, यानी करंट विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगा बेटा। इसकी वजह से क्या होगा? करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। एंड क्या यह बढ़ के इंफिनिटी चला जाएगा? नहीं, इंफिनिटी कैसे चला जाएगा यार, गजब बात करते हो। ये सैचुरेट कर जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आकर के सैचुरेट कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कांस्टेंट है भाई, वो थोड़ी कि मैक्सिमम इंफिनिटी चला जाएगा, इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो ये सैचुरेट कर जाएगा बेटा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप समझ गए, ग्राफ समझ गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, जब इधर प्लस इधर माइनस होगा तो जीरो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। फिर जीरो देंगे तो करंट कुछ कुछ फ्लो करेगा, और अगर उल्टा डायरेक्शन में देंगे तो जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था वो भी चलने लगेगा, तो करंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब जैसे जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे करंट बढ़ करके सैचुरेट कर जाएगा, एक फिक्स वैल्यू मेंटेन कर लेगा। अंडरस्टैंड? अब तुमको मैं बात एक बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये जो सैचुरेशन करंट होता है, मैक्सिमम करंट जो होता है, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब पे नहीं डिपेंड करता है। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। भाई साहब किस पे डिपेंड करता है बताइए? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप गिराएंगे उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट की वैल्यू होगी। इंटेंसिटी का मतलब बेटा, इंटेंसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन को बताता है इंटेंसिटी वर्ड। ठीक है, इंटेंसिटी किस चीज को बताता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को बताता है ना? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा अगर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। अंडरस्टूड? अब एक चीज बताइए, यहां पे I1, I2, I3 में कौन ज्यादा? ये I3 इंटेंसिटी पे था, ये I2 इंटेंसिटी पे था, ये I1 इंटेंसिटी पे था। कौन? I3 सबसे ज्यादा। फिर कौन ज्यादा? I2। फिर कौन ज्यादा रे? I1। हाँ रे, हाँ रे, हाँ रे प्यारे, हाँ। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। पक्की बात? समझ गए? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए इस पे एक बेवकूफ बनाने वाला सवाल, ये बेवकूफ बनाने वाला सवाल।
आप धोखा खा सकते हैं। तो देख बेटा, एक लाइट फ्रीक्वेंसी इतना टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, और फोटोनुमा का फ्रीक्वेंसी कितना है? फोटोनुमा का फ्रीक्वेंसी 1.5 म्यू नॉट है। What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? Oh हो, करंट पे पूछा है। करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी गेट्स डबल तो है ना बेटा, फोटो करंट गेट्स डबल। गलत हो जाता है यहाँ पे धोखा है, गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। रे सर काहे कुछ लोग देखो नाराज हो गया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन इधर, देख ध्यान से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट था, इसका मतलब क्या है? मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब आप गिराएंगे तभी इजेक्शन हो पाएगा। अंडरस्टूड? और आप पहले कितना का गिरा रहे हैं? 1.5 म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवा रहे हैं। आप फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहे हो भाई। जैसे ही तू फ्रीक्वेंसी को आधा करेगा, जैसे ही तू फ्रीक्वेंसी को बेटा आधा करेगा, ठीक है, इंटेंसिटी को तू दुगना कर दिया, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी को तू आधा किया, क्या ये नालायक फोटोन नहीं बन गया? अरे क्या ये फोटोनमा नालायक है कि नहीं है? ये नालायक है भाई, इसको मारो पकड़ के, नालायक फोटोन है। अगर ये नालायक फोटोन है तो फोटो करंट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना यार। अरे तब तो इजेक्शन ही नहीं होगा यार। नो इजेक्शन बेटा, नो इजेक्शन, कोई इजेक्शन नहीं होगा। एंड अगर इजेक्शन नहीं होगा तो आंसर विल बी 0। बुझे हीरो? धोखा खा गए। कौन कौन धोखा नहीं खाया लिखो कि सर मैं धोखा नहीं खाया। शायद आप जीवन में भी धोखा नहीं खाओगे कभी, हैं? और बाकी जो खा गया शायद वो खा जाएगा। और कई सारे तो धोखा खा चुके थे, एकदम डबल बोल रहा था, इंटेंसिटी डबल, ये डबल। मैक्सिमम लोग कर देगा बेटा। और इस टाइप का सवाल जेईई मेन पूछ सकता है, मैं बता रहा हूं, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, धोखा देने वाला सवाल। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे कंप्लीट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है, बट अभी इसमें ड्वेल नेचर बचा हुआ है बेटा। अभी हम ड्वेल नेचर की स्टडी करेंगे। ड्वेल नेचर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जेईई मेन अक्सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से सवाल पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नहीं तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो होता है E × VS कर दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। फिर नहीं तो उसके ग्राफ पे सवाल पूछा है, और थोड़ा बहुत शायद स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटेंसिटी से पूछ सकता है आगे। वैसा बहुत ज्यादा नहीं आता है उससे। ज्यादातर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड भाई एंड क्या एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही दो उसका प्यारा चेहरा था, है ना बेटा? यही दो से आता था ज्यादातर। चलिए, वेरी गुड, जबरदस्त। तो सक्सेस पे पहुंच रहे हैं हम लोग। वी आर डूइंग अ स्टेप बाय स्टेप। हम लोग भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो नंगी हाथों से मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहूंगा। यस, लेट्स क्लैप फॉर यू यार। तुम इतने मेहनती हो, तुम्हारे मेहनत के लिए हमेशा हम ताली बजाए हैं, बजाते रहेंगे। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना? और खुद के लिए खुद भी ताली बजा लिया करो। हाँ, खुद के लिए खुद भी ताली बजा लो। चलो चैट बॉक्स में खुद के लिए एक बार ताली बजा लो। खुद के लिए, अपने लिए ताली बजा लो रे। खुद के लिए क्लैपिंग कर लो।
खुद के लिए क्लैपिंग करो, खुद के लिए क्लैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। इट गिव यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट गिव यू अ सेल्फ पावर, सेल्फ एनर्जी, है ना, जो कि आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि काफी ऊंचाई तक चढ़ना है अगर, तो भाई इरादे तो बहुत जबरदस्त होने चाहिए ना, इरादे भी वैसे ही मजबूत होना चाहिए, है ना बेटा। हर एक मोमेंट पे आप स्लिप करोगे, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट अगर आप जिद्दी होगे तो धीरे धीरे ऊपर चले जाओगे। चलिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अब देखिए अभी इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, जल्दी से ध्यान से सुन लीजिए क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब लाइट के ड्वेल नेचर को बताया था कि लाइट जो है वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो उसने कैसे बताया था, उसने क्या बोला, सबसे पहले ध्यान से सुनना, दो बातें बताऊंगा बेटा, बस दो बातें, बस इसका 2-3 बातें अगर तू गौर कर लिया ना, इस चैप्टर की बैंड बजा देंगे हम लोग पक्का। सबसे पहले डी ब्रॉगली बोला कि लैम्डा वेवलेंथ अगर मींस मान लो किसी रेज का है, तो इसके पास है ना, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए पार्टिकल। तो लोगों ने बोला भाई तो इसका मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल जब चलता है तो उसका मोमेंटम होता है। हाँ, तो इसका मोमेंटम क्या है बताओ। तो डी ब्रॉगली बोला ये कौन सी बड़ी बात पूछ दिया तुम, इसका मोमेंटम उसने बताया बेटा कि इसका जो मोमेंटम होता है h बाय लेम्डा के बराबर होता है। बात समझ गए। तो कोई भी फोटोन, ये क्या है, फोटोन है भाई, फोटोन या लाइट जो भी बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी बोल दो, जिसका की वेवलेंथ लेम्डा है, उसका मोमेंटम, उसका एसोसिएटेड मोमेंटम h बाय लेम्डा के बराबर होगा। समझ गए। इसको एनर्जी के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, sc बाय लेम्डा डिवाइडेड बाय c, c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया भाई एनर्जी बाय c के बराबर बेटा, है ना। एनर्जी बाय c भी लिख सकते हैं हम मोमेंटम को। मान लीजिए एनर्जी का डाटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट c से डिवाइड मार करके भी हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, पक्का समझ गया यहां तक ठीक है। पहला बात उसने ये बोला h बाय लेम्डा इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। दूसरी बात, अब उससे पूछा गया कि ठीक है डी ब्रॉगली, बहुत अच्छी बात तूने बताया कि एक फोटोन जा रहा है जिसका कुछ वेवलेंथ था, तो वो पार्टिकल है और उसका मोमेंटम तूने बता दिया। बोला हाँ। तो बोला कि एक पार्टिकल भी मान लो m मास का पार्टिकल v रफ्तार से जा रहा है, तो इसका भी शायद कुछ मोमेंटम है ना यार, इसका भी कुछ मोमेंटम है। तो बोला हाँ। बोला हाँ तो बहुत करता है, तुम ध्यान से तो पहले सुन आगे। इसका भी कुछ मोमेंटम है तो इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा ना। अरे समझा यार, पक्का यार। इसका जस्ट उल्टा पूछा बेटा इससे। यहां पे डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई फोटोन जिसका वेवलेंथ होता है उसका मोमेंटम होता है, मतलब उसको उसने एसोसिएट किया पार्टिकल से कि उसका मोमेंटम होता है h बाय लेम्डा। तब लोगों ने उससे पूछा भाई कोई मास अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इसके पास तो मोमेंटम है ना। हाँ, तो इसका तो कुछ वेवलेंथ भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। बोला हाँ। कितना होना चाहिए? तो ये बोला इसी फॉर्मूले पे सेट कर दो ना, इसी फॉर्मूले पे सेट कर दो। इसका वेवलेंथ होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h बाय मोमेंटम के बराबर, है ना। और उस वेवलेंथ को मेरा नाम दे देना, ऐसे भी फेमस हो जाएंगे हम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी का नाम दे दिया गया बेटा क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या दे दिया गया नाम इसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से इसको बता दिया गया भाई कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको कहते हैं, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको बोल दिया, मेरा नाम दे देना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये। अंडरस्टूड, पक्का है ना, क्लियर। अब चलिए देखिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन, मैं देखो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन h बाय पी इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्लियर बेटा। दूसरा, लेम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास इंटू वेलोसिटी, ये भी तो लिख सकते हैं मोमेंटम को।
हाँ 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 जी, काय नहीं लिख सकते हैं जी, पक्का लिख सकते हैं। बताइए तीसरा, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय, एक बात बताओ, लास्ट क्लास में शायद हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता। अरे याद करो रे, याद करो, मोमेंटम रूट अंडर ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी होता है बाबू। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर करो, है ना, हाफ हाफ कटेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट अंडर एम भी देगा जो कि मोमेंटम है। ठीक है बेटा, तो एम भी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वाह, एक ही फॉर्मूला का देखो तीन तीन रूप, तीन तीन रूप। अब देखो तीनों टाइप का क्वेश्चन आता है ना। अब देखना देखना ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे टू पार्टिकल्स, बोल देगा टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा बता, थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी है, ये लगा दो। कहेगा कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर गिवन, अभी हम लोग करेंगे भी वो क्वेश्चन, आर गिवन है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये फार्मूला लगा देंगे, है ना बेटा। बोलेगा कि सेम मोमेंटम दे दिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या है, ये फार्मूला लगा देंगे, है ना बेटा। पक्का क्लियर, 100% क्लियर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है, समझ गए। एक ही चीज है, बोलने का स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, अब मैं तुमको बता रहा हूं, ये जेई मेन का पहला एंड आखिरी प्यार है। इस चैप्टर से पहला एंड आखिरी प्यार, इसे तीनों में बैठ करके वो फुदकता रहता है, खेलता रहता है। ठीक है रे, बुझ रहा है तुम रे? नहीं तो देखना बेटा, एक और लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, बोल देता है एक चार्ज पार्टिकल है Q इज बीइंग एक्सेलरेटेड, ध्यान से सुन लेना रे, बाय डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि तुमने काइनेटिक एनर्जी दे दिया इस चार्ज पार्टिकल को, कितना काइनेटिक एनर्जी दिया, Q इंटू डेल्टा V का काइनेटिक एनर्जी दिया। बात बुझे रे, बुझे पक्का, Q इंटू डेल्टा V का काइनेटिक एनर्जी दिया। इस बात का बस यही मतलब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कभी भी कहीं भी यूज होता हुआ दिख सकता है आपको। आप मैग्नेटिज्म पढ़े थे, उसमें भी शायद ये यूज हो सकता है ना, रेडियस जब निकालते हैं तो। ठीक है, ये Q इंटू डेल्टा V, तो इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू हम क्या लिख देंगे बताइए, H डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस मास इंटू काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू डेल्टा V के बराबर लिख देंगे, है ना। हो गया, हो गया जी, हो गया, आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन। चलिए, तो एक सवाल मेरे तरफ से, एक सवाल देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है ना बेटा। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ दे आर गिवन सेम मोमेंटम। दूसरा बेटा, इफ दे आर, ये पक्का आ रहा है जेईई मेन 2025 का सवाल, जेईई मेन 2025 फिक्स है रे, एकदम आ रहा है सवाल ये। इफ दे आर गिवन सेम काइनेटिक एनर्जी, थर्ड इफ दे आर गिवन सेम वेलोसिटी। भाई साहब बताइए, अच्छा कुछ लोग मैसेज कर रहा है ऑप्शन 1 सर, नालायको ये ऑप्शन नहीं है, 3 पार्ट है क्वेश्चन का,
तो चलिए प्रोटॉन का मास बताइए, मास m। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा का इसका मास m बेटा, तो इसका मास 4m होता है, याद रखिए। अरे हीलियम का 4 होता है ना एटॉमिक मास, तो 4m हो जाएगा उसका, अंडरस्टूड। और इसका चार्ज E, तो इसका चार्ज बोलो जी 2E जी, 2E। हो देखो ध्यान से सुन। फर्स्ट, अगर दे आर गिवन सेम मोमेंटम, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा बोल, H लेमडा इज इक्वल टू H बाय मोमेंटम के बराबर। H भी सेम, सबका मोमेंटम भी सेम, यानी कि भाई लेमडा सेम, यानी कि रेशियो विल बी 1। रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा रेशियो। चलो, दे आर गिवन सेम काइनेटिक एनर्जी। देखना बेटा, लेमडा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, H बाय रूट अंडर ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या सेम है देखो, H सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 सेम, यानी कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास। अरे बूझा रे बाबू, बूझा रे तुम। यानी कि इसके लिए लेमडा पी डिवाइडेड बाय लेमडा अल्फा क्या होगा, रूट अंडर मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन होगा। यानी कि उसको डिवाइड मारोगे तो 2:1 आएगा आंसर। अरे 4m रख, m रख, है ना, 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम वेलोसिटी से फेंका तो क्या होगा, देखो कौन सा फॉर्मूला, H डिवाइडेड बाय m भी बेटा, H सेम, वेलोसिटी सेम, यानी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। यानी लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया जी, मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन, 4/1, 4:1। बहुत सिंपल सवाल है ना। चलिए पक्का जेईई मेन 2025 एक्सपेक्टेड लिख देते रे। बोलेगा पहले कैसे पता चल गया सवाल, चल जाता है पता सर, है ना। चलिए नेक्स्ट, आपकी हरकतों से आप उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछते हो जो पहले पूछ चुके हो, इसलिए पता चलता है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड लिखना हमारा फर्ज है। आंसर बताइए। देखिए सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन में आया हो क्वेश्चन है ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही इक्वल दे दिया इसका, तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी क्या होगा, प्रोटोनमा का मास m चार्ज e, अल्फा पार्टिकल का मास 4m चार्ज 2e, और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बाय, यहां पे वेलोसिटी के टर्म में लाना है तो h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का इक्वल, h भी दोनों का इक्वल, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया रे, यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास का रेशियो कितना है 1:4 का, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा 4:1 का, 4:1 का। ऐसे करो, एक मेथड है पूरा वैल्यू पुट करके डिवाइड मार दो, उससे भी आ जाएगा, लेकिन एकदम डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन एक्सक्लूजन कीजिए फटाफट। प्रोटॉन मास में लिख रहा हूं बस, मास चार्ज। इलेक्ट्रॉन, यार इसका मास बहुत छोटा होता है यार, चार्ज तो ई ही होता है, खैर माइनस ही होता है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड तो ई होगा। अल्फा पार्टिकल का मास 4m और चार्ज 2e, सेम एनर्जी दे दिया गया। ओके बेटा चल देख, तो डी ब्रॉगली h डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 सेम, h सेम, यानी कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास हो गया। जिसका मास कम
उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बोलिए सबसे ज्यादा किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सबसे ज्यादा किसका होगा जी, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि ये ऑप्शन को काटिए, ये ऑप्शन को काटिए, है ना। अब चलिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किसका ज्यादा, प्रोटॉन का ज्यादा, प्रोटॉन छोटा मास, प्रोटॉन का ज्यादा होगा, तो ये गलत हो गया बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आ गया। बहुत सिंपल एकदम, तुमको बताया ना वो 4 पार्ट। अब ये 2024 का सवाल 2024 में पूछा रहे, देखो एकदम पता है। अब ये देखो, कंफ्यूज करने की जबरदस्त कोशिश है, बच्चे को कंफ्यूज मत बोलो, डराने की जबरदस्त कोशिश, डराने की जबरदस्त कोशिश है एकदम, एक्सेस कोशिश। भयानक प्रयास किया गया इसको कि डरा दे बच्चे को, लेकिन अगर आप लॉजिकली चलते ना तो कैलकुलेटिव सवाल नहीं था। कुछ बच्चा तो ऐसे पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर एसोसिएटेड विद सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मर गया, छोड़ दिया वो। भाई इतना कौन कैलकुलेट करेगा। अरे यार एक बार हिम्मत तो कर लेता, ये डाटा का कोई जरूरत ही नहीं रहे, इसका कोई जरूरत ही नहीं, और ऑप्शन देख करके भी समझ में आना चाहिए था आपको, ठीक है। चलिए देखिए देखिए देखिए, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था भाई साहब, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज ई। सर इसका माइनस ले लो, अरे बेटा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम होता है ना, यहां तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी पूरा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है शायद, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर है, क्लियर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम, h सेम, 2 सेम, तो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट है ना बेटा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें प्रोटॉन का उठाना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उल्टा करेंगे बेटा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। देखिए ओहो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 डिवाइडेड बाय 1836 के बराबर आ रहा है, यही रेशियो आ रहा है बेटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं ये क्या, ये सब कंफ्यूजन के लिए लिखा है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया भाई, सिंपल सिंपल सिंपल। देख रहे हो वो 4 फॉर्मूला, तुमको हमने क्या प्रूफ किया कि वो 4 फॉर्मूला, लेमडा की वैल्यू बोल ले एक बार, लेमडा की वैल्यू h बाय मोमेंटम, लेमडा की वैल्यू फिर से बोल, लेमडा की वैल्यू h बाय मोमेंटम, लेमडा की वैल्यू h बाय एम भी, लेमडा की वैल्यू h बाय रूट अंडर 2ke, और एक क्यू चार्ज को डेल्टा वी से एक्सलेट कर दिया। ये भी कभी भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्यू इंटू डेल्टा वी बस लिख देंगे, आंसर आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा एकदम जबरदस्त, डायरेक्ट आंसर ला दोगे। ठीक है बेटा, पक्का। चलिए अब देखिए ये का स्टैंडर्ड है, हालांकि बहुत कम सवाल जेईई मेन पूछा है, जेईई मेन इससे नहीं के बराबर सवाल पूछा है पिछले 5 साल में, लेकिन स्टैंडर्ड है, हम ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं तो क्या हो जाएगा। वही बात हुआ ना रे जो ऊपर पढ़ाए तुमको अभी हम, कि क्यू चार्ज को डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस दो तो क्या होगा। अरे क्या ये दोनों सेम बात की अलग अलग बात है? दोनों सेम बात है भाई, है ना बेटा, दोनों सेम बात है। तो भाई यहां पे भी हम वही कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, E इंटू
V के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताइए? H डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी E इंटू V के बराबर। गलत बात, अगर ई को काटने को सोचा तो गलत बात एकदम, हाथ काट देंगे पागल के। कैसे काट दो? मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना। तो बेटा इसको कैलकुलेट करना, तुमको लग रहा है हाँ सर ओके भाई, ये जब क्वेश्चन आ जाएगा बैंड बज जाए बाजा बज जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेगा? एच की वैल्यू देखता है कितना खतरनाक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना खतरनाक है पता है ना, ई की वैल्यू कितना खतरनाक है पता है ना तुमको, और वो भी रूट लगा हुआ है, कितना खतरनाक कैलकुलेशन जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने का एक सबसे बेहतर उपाय ये है कि हमको इतना पता है कि ये कांस्टेंट है, जिसको मैंने गोला लगाया ना ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा। इस कांस्टेंट को क्यों ना एक ही बार कैलकुलेट कर लिया जाए, बार बार का झंझट खत्म। तो बेटा किसी महान इंसान ने इसको कैलकुलेट कर दिया और ये जो आता है 150 डिवाइडेड बाय भी एंगस्ट्रम के बराबर आता है, याद रख लीजिए इसको आप। अब डायरेक्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे कि देखना, एक एग्जांपल देखना ध्यान से। जैसे कि मैं मान लो बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय डेल्टा V इज इक्वल टू 25 वोल्ट, मान लो कुछ भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा बताइए? भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला 150 बाय 25 एंगस्ट्रम रूट 6 एंगस्ट्रम, जो भी आ रहा हो, रूट 6 एंगस्ट्रम आ रहा है तो आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अरे बात बुझा तुम पक्का रे। अब ध्यान देना बेटा, मुझे पूरा पता है जेई मेन एक्सपेक्टेड में लिख रहा हूं तो ये पूछेगा, ये मुझे लगता है कि कभी भी दे सकता है। अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना रे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मान लो हाइड्रोजन एटम है, n इज इक्वल टू 1 में है, इलेक्ट्रॉन में मूव कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बताइए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए कितना होता है? बोलिए जी बोलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्रांतिकारी लोग, ध्यान से सुनना क्या करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ H डिवाइडेड बाय रूट अंडर ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेता है वो, और कैलकुलेट करता रहता है, मजे लेता रहता है। नाक को ना ऐसे पकड़ा कर, ऐसे नहीं, ठीक है। और तुम तो ऐसे भी नहीं पकड़ते हो, तुम तो पैर को ऐसे पहले टांग को चीरते हो और हाथ को पीछे से घुसाते हो और मुंडी को झुका के नाक को पकड़ने की कोशिश करते हो। भाई इतना टेढ़ा नहीं जाना है रे, हाँ गिर जाएगा ना, बैंड बज जाएगा, लुढ़क जाएगा एकदम, बैंड बज जाएगा एकदम, गिर जाओगे तो फटाक सा पकड़ा। ठीक है, देख ध्यान से। तो ऐसा नहीं करने का तो ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, तो डी ब्रॉगली कैसे निकाले? हम बोले नहीं, ये जानते हो क्या है? इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 13.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे क्या हम ये बोले चाहे ये बोले, बात बराबर है कि नहीं है? बोलो, बात बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 13.6 वोल्ट से हम एक्सलेट करते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाती है। अभी तो पढ़े, तो इतने वोल्ट इतना एनर्जी है तो उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं यार। हाँ, नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे, है ना बेटा। तो नाउ वी कैन डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला रूट अंडर 150 डिवाइडेड बाय 13.6 एंगस्ट्रम। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, तुरंत शॉर्टकट लगा सकते हो तुम, है ना बेटा।
तुरंत शॉर्टकट लगा सकते हो, जबरदस्त शॉर्टकट लगा सकते हो इसके बाद। बट हालांकि मैं बता रहा हूं तुमको, मैं बता दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जेईई मेन कभी ना कभी इस पे भी पक्का पूछेगा, एक आध शिफ्ट में आएगा।